बच्चों हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की। एक टॉपिक हमने खत्म किया है क्लॉजेज, और आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस बच्चों, जिसको अपन जोड़ना बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। इसमें होगा क्या, इसमें हम दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और एक नया सेंटेंस बनाएंगे। दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाएंगे। वो नया सेंटेंस जो होगा वो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, तीनों में से कोई भी हो सकता है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या क्या होता है ये अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे साथ में बात करते चलेंगे, क्योंकि आज हम जो है पढ़ने वाले बच्चों वो पढ़ने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हम दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल वाक्य कैसे बनाया जाता है जो एक हो। जोड़ेंगे दो को या दो से अधिक को और बनाएंगे क्या, एक वाक्य जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा। और आज हम क्या बनाएंगे, आज हम सिंपल वाक्य बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सिंथेसिस। और हम सीखेंगे आज क्या बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस बनाना। क्या बनाना बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस बनाना। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। शुरुआत में मैंने आपको जो बातें बताई हैं वही बातें जो है नोटेड डाउन है, आपको नोट करनी है साथ में, क्योंकि लिखे बिना आप भूल जाओगे, याद रखना। तो कॉम्बिनेशन होता है ये दो या दो से अधिक वाक्यों का, जिससे हम क्या बनाते हैं, एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाक्य बनाते हैं हम। किससे, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर। सेम बात लिखी हुई है यहाँ भी, दो वाक्यों को जोड़ना है आपको, दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना है आपको, और बनाना है क्या, एक नया वाक्य जो सिंपल होगा फिलहाल। तो सिंथेसिस जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, तीन प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो सिंथेसिस भी कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। तीन प्रकार के सेंटेंस कौन से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। पहला जो है वो क्या है बच्चों, आप सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ोगे और उससे क्या बनाओगे, सिंपल ही सेंटेंस बनाओगे। सिंपल सेंटेंस को जोड़ोगे दो को, और सेंटेंस भी क्या बनेगा, नया सिंपल ही बनेगा। कैसे बनेगा बात करेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, कि आप सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ोगे और सेंटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड। और नेचुरल सी बात है, तीसरा कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ोगे और सेंटेंस बनेगा क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस को जोड़ना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो ये तो बात थी आपके एक तरह से इंट्रोडक्शन की, कि इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं। अब अपन जो एक्चुअली करने वाले हैं उसको करना शुरू करते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है। सिंपल सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है तो उसका आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, कि एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब इस उत्तर से एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि सर ये वर्ब तो सुन रखा है हमने कि क्रिया होती है, पर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, थोड़ा सा इसको देखते हैं अपन। चलिए बच्चों, अपन वर्ब को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो है वो कौन सी होगी, आप सिंपल भाषा में याद रखें, चेंज होने वाली वर्ब। चेंज होने वाली वर्ब। चेंज होने वाली वर्ब का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी वर्ब जो चेंज होती हो, जो परिवर्तित होती हो, किसके अकॉर्डिंग, या तो टेंस के अकॉर्डिंग, अगर टेंस बदला तो वर्ब भी बदल गई, और या जो चेंज होती हो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। उदाहरण देखेंगे, एक सेंटेंस लेता हूं मैं जिसमें आपको मैं टेंस चेंज बताऊंगा। कौन सा चेंज, टेंस चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आई लिव इन जयपुर। आई लिव्ड इन जयपुर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या बताती है, पास्ट टेंस को बताती है।
किसको बताती है? पास्ट टेंस को। इसका मतलब है कि मैं जयपुर में रहता था। लेकिन भाई साहब मुझे अगर ये बताना हो कि मैं जयपुर में रहता था नहीं, मैं जयपुर में रहता हूं अभी प्रेजेंट, तो बच्चों ये सेंटेंस सही नहीं होगा। फिर मुझे सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा और ये सेंटेंस चेंज होके क्या बन जाएगा? आई लिव इन जयपुर। अब देखो बच्चों, टेंस चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हुई ना। सेकंड फॉर्म थी, इसको हमने फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगा दिया। अच्छा, नंबर की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। उसके नंबर के अकॉर्डिंग भी अगर कोई वर्ब चेंज होती है तो भी वो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आएगी। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मुझे इस आई के सामने क्या लगाना हो? ही लगाना हो। क्या लगाना हो? ही। कि मैं नहीं जयपुर रहता, वो जयपुर रहता है। तो बच्चों फिर भी प्रेजेंट टेंस होने के बावजूद भी ये लिव जो है वो लिव नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? लिव्स बन जाएगा। बिकॉज जब हम सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ पे लिव्स आ गया, बाकी का पार्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन वर्ब होगी चेंज। और वर्ब अगर चेंज हो गई तो इसका मतलब ये चेंज होने वाली वर्ब जो होती है, ऐसी कोई भी वर्ब जो नंबर या टेंस या है, ये दोनों के अकॉर्डिंग होना जरूरी नहीं है, दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग भी जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। बच्चों क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब पूछे आपसे कोई तो बता दोगे क्या कि ऐसी कोई भी वर्ब जो चेंज हो जाए टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो फाइनाइट वर्ब होगी, है ना। और कुछ बेसिक बातों की बात करें आसान बात बनाने के लिए, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है शुद्ध रूप से अकेली हो, जब वो सेकंड फॉर्म जो होती है, ये दो तो फाइनाइट वर्ब होती ही होती हैं, ये दो तो फाइनाइट वर्ब होती ही होती हैं। आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि 13 मॉडल्स और 11 हेल्पिंग वर्ब्स, ये 24 ये भी फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट। मतलब ये भी आपको दिखेंगे तो आप समझ लेना कि ये फाइनाइट है। तो इसका मतलब फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो चेंज हो जाए। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। भी जब फाइनाइट का ऑपोजिट है नॉन फाइनाइट, तो मामला थोड़ा सा आसान हो गया। क्या आसान हो गया? हम बोल सकते हैं कि ऐसी वर्ब्स जो चेंज ना हो। चेंज ना हो किसके अकॉर्डिंग? ना तो वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो और ना ही वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो। ना तो वो नंबर एक वचन बहुवचन के हिसाब से चेंज हो और ना ही वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से चेंज हो। ऐसी कोई वर्ब होगी तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। उदाहरण देखें जरा इसका, उदाहरण के बिना बात नहीं बनेगी। आई लाइक टू ईट मैंगोज। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है। पर मैं तो कह रहा हूँ भैया मुझे आम खाना पसंद नहीं है, मुझे तो आम खाना पसंद था पास्ट में। तो क्या करूँ फिर मैं? आई लाइक्ड टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद था। अरे मुझे नहीं भैया, वो जो है ना रमेश, उसको पसंद है। चलो भैया रमेश को लिख देता हूँ। रमेश को पसंद है या था? पसंद है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? लाइक्स टू ईट मैंगोज। रमेश को आम खाना पसंद है या रमेश आम खाना पसंद करता है। अब देखो बच्चों, लाइक जो है वो चेंज हो रही है जब टेंस चेंज हुआ। तो प्रेजेंट से पास्ट में गई तो लाइक्ड बन गया। नंबर चेंज हुआ, सिंगुलर आया तो भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये जो लाइक्स है, ये तो बच्चों कौन सी वर्ब होगी हमारी? फाइनाइट। कौन सी? फाइनाइट। लेकिन ध्यान से देखो, ये टू ईट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। टेंस चेंज हुआ तो भी टू ईट चेंज नहीं हुआ, नंबर चेंज हुआ सब्जेक्ट का तो भी टू ईट चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो टू ईट है, ये यहां पर बच्चों कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। अब आप सोचेंगे कि ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में क्यों बता रहे हैं? फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में आपको इसलिए बताया गया बच्चों, क्योंकि आपको याद रखना है कि एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। जिसमें कितनी फाइनाइट वर्ब हो? एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो सिंपल नहीं है। वो कौन सा है वो बाद में देखेंगे।
लेकिन वो सिंपल नहीं है। ओके, तो फाइनाइट वर्ब जो होती है वो क्या होती है आपको बताया मैंने, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो आपको मैंने बताया। और इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। हम अब सीखेंगे कि कैसे दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। क्या लिखा हुआ है, टू फॉर्म ए सिंपल सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन सिंपल सेंटेंसेस। वही बात जो मैंने आपको बताई, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हमारा पर्पज नहीं, पर्पस है यहाँ पर। और कैसे बनाएंगे उसके कुछ रूल्स हमने लिखे हैं, हम देखेंगे। पहला रूल क्या है, हम पार्टिसिपल का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, पार्टिसिपल का। अब भाई साहब ये पार्टिसिपल क्या भला है, बिकॉज देखिए ग्रामर आप पढ़ेंगे तो जिस लेवल पे आप हैं अभी 12th लेवल पे, उस लेवल पे ये सब बातें पहले आई नहीं है हमारे सामने, और पहले आई नहीं है तो मुझे उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर जो पार्टिसिपल जो होता है उसको अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, तो पार्टिसिपल को अपन बोल सकते हैं कि पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। वर्बल बने वर्ब से बनने वाला, एडजेक्टिव बने विशेषण। मतलब पार्टिसिपल्स वे होते हैं जो बनते तो किससे हैं, वर्ब से, लेकिन सामान्यतः काम किसका करते हैं, वो एडजेक्टिव का करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ना। अगर मैं बोलूं अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो इसका मतलब ये चेहरा जो है, ये नाउन जो है, नाउन है ना, चेहरा दिखता है ना, जो चीज़ दिखती है वो नाउन होती है। चेहरे की विशेषता क्या है बच्चों, रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ नहीं, स्माइल हंसना नहीं होता, मुस्कुराता हुआ। तो ये स्माइलिंग वर्ड जो है, जो कि स्माइल वर्ब के आगे स्माइल प्लस आईएनजी से बना है, स्माइलिंग फेस, तो ये पार्टिसिपल होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये पार्टिसिपल। तो याद रखना, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, दो सिंपल वाक्यों से एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, सिंपल, क्योंकि हमने जो दो फाइनाइट वर्ब थी अलग अलग वाक्यों में, पूरे वाक्य थे ना वो, एक सिंपल वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है। हमने क्या किया, एक फाइनाइट वर्ब को क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। और जो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो फिर वर्ब की तरह तो बिहेव करेगा नहीं ना, और जो वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा तो वो फिर वो फाइनाइट वर्ब कैसे होगा। दो फाइनाइट वर्ब में से एक फाइनाइट वर्ब को गायब कर दिया हमने, तो बची कितनी, एक फाइनाइट वर्ब। और जिस वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी वो वाक्य क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो हम क्या करेंगे, हम दो वाक्यों को देखेंगे, उन दो वाक्यों में से एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे, या पार्टिसिपल का और रूप भी होता है आईएनजी, या फिर थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अभी अपन एक एक करके देखेंगे, हम उनको बदल देंगे और वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दो सेंटेंस बन जाएंगे मिलके एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है बच्चों। तो पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब विभिन्न सिंपल वाक्यों में का सब्जेक्ट एक ही होता है। सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए दोनों का, लेकिन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो अलग अलग हों। दो वाक्य हैं, काम करने वाला व्यक्ति एक ही है, लेकिन जो काम है वर्ब्स हैं वो अलग अलग होंगी। तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल का। कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखना, यदि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट आए तो यह नियम लागू नहीं होगा। हम अलग अलग सब्जेक्ट में सामान्यतः पार्टिसिपल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जो काम पहले हुआ है उसको दिखाने वाला फाइनाइट वर्ब, दो काम होंगे ना बच्चों, क्योंकि दो वाक्य जो जोड़ने होंगे ना उनमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना, बिना दो कनेक्शन वाले वाक्यों को जोड़ने का मतलब ही नहीं है कोई। तो उनमें से जो काम पहले लगे आपको, है ना, तो क्या करना है आपको, उसका जो फाइनाइट वर्ब होगा पहले वाले काम का, उसको पार्टिसिपल में बदल देंगे। पार्टिसिपल मतलब आईएनजी या ईडी फॉर्म या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और जो काम अंत में होता है उसे फाइनाइट का फाइनाइट रहने देंगे, उस फाइनाइट वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है बच्चों, या वर्ब के एंड में फर्स्ट फॉर्म के एंड में आईएनजी लगा के बनता है। क्या लगा के बनता है, आईएनजी, जिसका मैंने बताया आपको भी। तो ये वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ सामान्यतः क्या होता है, हुए या करके, करते हुए, ऐसा करके, है ना, मैंने दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हुए यह कहा, है ना। तो इनका अर्थ जो है वो क्या होगा, करते हुए या करके। इसमें दो काम साथ साथ चलते हैं,
और ज़्यादातर दूसरा काम जो होता है ना वो पहले काम का फल होता है। मतलब ऐसा प्राय होता है कि पहला काम जो है वो हुआ, उसके बाद दूसरा काम हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है। ओके बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए पहले आप इसके, ये दो डिफरेंट वाक्य हैं और इनको मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया। शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चलकर थकी हुई थी। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए लेट गई वो। हमने क्या किया, ये काम पहले हो रहा है, ये काम बाद में हो रहा है, तो हमने क्या किया, बीइंग लगा दिया, क्योंकि होना जो है उसके लिए बी आता है और आईएनजी फॉर्म, होना जो उसके लिए क्या आता है, बी, और आईएनजी फॉर्म यूज करनी है तो बीइंग कर दिया हमने। ठीक है, बीइंग करके ये टायर्ड वर्ब जो है उसको उठा के बीइंग के आगे लगा दिया। जब ये बीइंग टायर्ड बन जाएगा ना तो बच्चों ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, पार्टिसिपल की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह, जो कि विशेषता बताया किसकी, कॉमा के बाद आने वाले वर्ड की। कॉमा के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है देखिए, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलकर थकते हुए या चलकर थक चुकने के कारण। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। याद रखना बीइंग वाले जो क्लॉज होगी उसमें या फ्रेज होगी उसमें कॉमा के बाद जो वर्ड आएगा, कॉमा के बाद क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे शी आ रहा है, तो याद रखना ये कॉमा के बाद आने वाला वर्ड जो है ना उसकी विशेषता ये बीइंग टायर्ड बताएगा हमेशा हमेशा। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने के कारण थकने से, कौन कौन चलने के कारण थकी थी, शी, सही है बिल्कुल। इसी तरह से शी सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, क्या देखा बच्चों, सांप। शी रैन अवे विद फियर, डर के मारे भाग गई। अब देखो बच्चों, अब चूंकि सी वर्ब जो है उसकी कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। सी वर्ब की क्या है, ये सेकंड फॉर्म, तो हमने क्या किया, यहां पे सींग लगा दिया। अब देखो बच्चों, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे आप सींग लगा रहे हो, ऊपर आप बींग लगा रहे हो, यहाँ पे टायरिंग क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे टायरिंग क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे टायरिंग इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि ये एक तरह से पैसिव फॉर्म है, हालांकि पैसिव वॉइस नहीं है, पैसिव फॉर्म है, क्योंकि वो थकाने वाली नहीं थी, वो टायरिंग नहीं थी। टायरिंग होती तो इसका मतलब होता कि वो थकाने वाली है, वो खुद थकी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग टायर्ड कर दिया, थका हुआ होना। लेकिन यहाँ पे तो वो काम खुद कर रही है ना, शी सॉ, उसने देखा, तो ये काम वो खुद कर रही है, देखने का काम खुद कर रही है वो। यहाँ पे वो थकी हुई है, वो थका नहीं रही है किसी को, इसलिए यहाँ पर तो बीइंग आया और यहाँ पर सींग आया। सींग ए स्नेक, कॉमा लगा के, किसने देखा स्नेक, शी ने, तो आगे शी आ गया। मैंने आपको बताया कॉमा के जस्ट बाद जो प्रोनाउन आएगा उस प्रोनाउन की विशेषता ये होना चाहिए। सीइंग अ स्नेक, किसने स्नेक देखा, शी ने। शी रैन अवे विद फियर, डर के मारे भाग गई। एक सांप को देखते हुए वो डर के मारे भाग गई, सांप को देखते हुए डर के मारे वो भाग गई बच्चों। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। अब वो घर पहुंचने का काम खुद कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। अगर वो घर पहुंचने का काम कर रहा है और उसके बाद में कुछ कर रहा है तो पहले जो काम हुआ है उसकी वर्ब ली हमने, उसको हमने पार्टिसिपल बना दिया। रीच को, सेकंड फॉर्म को, ईडी को हटाया और आईएनजी लगा दिया। रीचिंग होम, कौन पहुंचा घर, ही पहुंचा ना घर, तो कॉमा के बाद ही लगा दिया। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, घर पहुंचते हुए या घर पहुंचते ही उसने क्या किया, कपड़े उतार दिए, क्योंकि घर जाकर आदमी कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। तो ये तो बात थी बच्चों पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए क्या करना, सिंपल सेंटेंस बनाना। लेकिन पार्टिसिपल तो बच्चों एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। अभी हमने केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करी है, अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड टाइप ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, थर्ड फॉर्म होती है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये तो शुद्ध रूप से ना एडजेक्टिव का काम ही करेगा इस सेंटेंस में। और हालांकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल्स में से सेकंड टाइप ऑफ पार्टिसिपल जो है आपके पेपर के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल भी एक ही लिया है, सिर्फ आपको फर्स्ट और थर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। सेंटेंस देखिए, आई फाउंड माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट मिल गई। कौन सी, इट वॉज लॉस्ट, खोई हुई। कौन सी शर्ट मिल गई, खोई हुई। तो अपन बोल सकते हैं ऐसा ना कि मुझे मेरी खोई हुई शर्ट मिल गई, बोल सकते हैं क्या। तो आई फाउंड माई
लोस्ट जो है यहाँ पे वर्ब थी, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म जो है उसको हम पार्टिसिपल भी बना सकते हैं। आई फाउंड माई कौन सी शर्ट, लोस्ट शर्ट। और जब यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया तो इसका मतलब फाइनाइट वर्ब तो एक ही बची ना, और जब फाइनाइट वर्ब एक ही बची तो सेंटेंस कौन सा हो गया, सिंपल। ऊपर के वाक्यों में भी यही था, जब आपने एक वर्ब को पार्टिसिपल बना दिया तो वो फाइनाइट रही नहीं, पार्टिसिपल कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होते। तो दो सेंटेंस जुड़ने के बाद भी फाइनाइट वर्ब केवल एक ही रह गई, और फाइनाइट वर्ब एक ही रह गई मतलब वो सेंटेंस क्या बन गया, सिंपल बन गया। थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल कौन सा होता है बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल्स को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है बच्चों ये कैसे बनता है, हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम क्या बनाते हैं बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है बच्चों वो किसी एक काम का खत्म होना और फिर किसी दूसरे काम का शुरू होना बताता है। तो इसमें हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वर्ब काम का समाप्त होना दिखाती है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल काम का समाप्त होना बताता है। एग्जाम्पल देखो, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, और वो शॉपिंग मॉल चली गई। पहले कौन सा काम हुआ, अपना काम पूरा करना, और काम पूरा करने के लिए वर्ब कौन सी आई है, कंप्लीटेड। हमें क्या करना है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या किया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड क्या, हर टास्क, अपना काम। अपना काम पूरा करते हुए फिर कॉमा लगाया हमने, अपना काम पूरा करते हुए कौन, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। अपना काम पूरा करते हुए वो शॉपिंग, यानी कि काम पूरा करने के बाद वो शॉपिंग मॉल चली गई। पहले उसने अपना काम खत्म किया, उसके बाद वो शॉपिंग मॉल चली गई। तो ये किसका यूज है बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाला यूज है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई वाक्य आपको ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में दे रखा है, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया भी था कि हमने बीइंग टायर्ड क्यों लगाया, टायरिंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो फॉर्म पैसिव थी। ऐसा ही अगर यहाँ पे भी हो कि कोई काम खत्म हुआ है, खत्म हो चुका है काम, लेकिन वो काम खत्म होना किस में बताया गया है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब आपको बी मतलब इज आर एम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो। बी प्लस थर्ड फॉर्म जो होती है वो पैसिव वॉइस बताती है हमें। बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या बताती है बच्चों, पैसिव वॉइस। तो अगर आपको कोई काम पैसिव वॉइस में दे रखा है तो उसको आप जब एक सेंटेंस बनाओगे ना बच्चों, तो वो सेंटेंस भी कैसे बनेगा, पैसिव फॉर्म से शुरू होगा। और पैसिव फॉर्म जो है बच्चों वो हैविंग के साथ अगर आपको बनानी है तो आप क्या करोगे, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको कैसे पता लगेगा, आपको सेंटेंस दिखेगा पैसिव वॉइस में। शी वॉज अवॉर्डेड, वॉज कौन सी फॉर्म है बच्चों, बी। बी के कितने रूप होते हैं, इज आर एम वॉज वर, इज आर एम वॉज वर, बी खुद भी, और बीन भी, और बीइंग भी इसी के रूप है ना कि। तो आपको यहाँ पर वॉज दिख गया, बी दिख गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई। अगर आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो मान लेना पैसिव वॉइस है। तो शी वॉज अवॉर्डेड बाय हर टीचर, शी फेल्ट हैप्पी। जब उसको उसके टीचर द्वारा अवॉर्ड कर दिया गया था ना, उसके बाद क्या महसूस हुआ उसको, हैप्पी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हैविंग लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है वो लगा देंगे। हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय हर टीचर, अपने टीचर द्वारा पुरस्कृत किए जाने के कारण, कौन, किसको पुरस्कृत किया गया, शी को, शी फेल्ट हैप्पी। और चूंकि ये हैविंग बीन अवॉर्डेड जो है ये पूरा का पूरा जो है पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। हमने फाइनाइट वर्ब को, चेंज हो सकने वाली वर्ब को क्या बना दिया, पार्टिसिपल बना दिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे शी होता, दे होता, क्या होता, यहाँ पे इज आर एम होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आप देख रहे हैं कि जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस में को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन दो सिंपल वाक्यों में से एक सिंपल वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाए, वो बदल जाए और वो क्या बन जाए, नॉन फाइनाइट बन जाए। ये हमारा मूल उद्देश्य है बच्चों, याद रखना इस बात को, क्योंकि ऐसा करके ही हम दो सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। अगर हमने दोनों सिंपल वाक्यों को जोड़ भी दिया और जोड़ने के बाद भी दो फाइनाइट वर्ब दिख रही है हमें, तो बच्चों बताओ दो फाइनाइट वर्ब वाला कोई सिंपल सेंटेंस होता है क्या, उत्तर है नहीं होता। सिंपल सेंटेंस वही होता है
जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसलिए हमें सिंपल वाक्य बनाना है अगर, जो कि हम आज कर रहे हैं, तो हमें बच्चों एक फाइनाइट वर्ब को तो चेंज करना ही पड़ेगा। किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में। उसके तरीके देख रहे हैं हम लोग। पहला तरीका बच्चों क्या है? पार्टिसिपल्स का यूज करना। किसका यूज करना? पार्टिसिपल्स का। क्योंकि पार्टिसिपल्स जो होते हैं वे वर्बल एडजेक्टिव होते हैं और वे नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब का। चलिए आगे चलते हैं। पार्टिसिपल्स के बाद तीनों तरह के पार्टिसिपल्स देख लिए हमने। अब हम रूल नंबर 2 देखने वाले हैं कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं बच्चों? दो सिंपल वाक्यों से एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, इन्फिनेटिव अपने आप में ही हमें फाइनाइट का उल्टा लगेगा। नॉन फाइनाइट जैसा लग रहा है ये। फाइनाइट अगर शाब्दिक अर्थ देखें, ग्रामर को छोड़ दें, फाइनाइट जो सीमित हो, इन्फिनेटिव जो असीमित हो, अपने आप में क्या है? अपोजिट है। तो इसका मतलब इन्फिनेटिव जो होंगे, सामान्यतः इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं हम? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दे रखी है तो वो तो फाइनाइट है ना खाली। मैंने बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये तो फाइनाइट होती ही होती हैं अगर अकेली अकेले आए तो। अगर हमने किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया तो वो फाइनाइट से क्या बन जाएगी बच्चों? नॉन फाइनाइट, यानी कि इन्फिनेटिव। एक तरीका हो गया ना ये भी क्या करने का? दो फाइनाइट वर्ब में से एक को नॉन फाइनाइट बनाने का। क्लियर? तो हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। दो चीजें हैं, उद्देश्य या फल। ऐसी वर्ब जो आपका पर्पस शो कर रही हो कि किस पर्पस से आपने कोई काम किया, या फिर आपको वो क्या रिजल्ट शो कर रही हो, उन दोनों में से कोई एक चीज हो, उसको अपन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर इन्फिनेटिव बना देते हैं। उदाहरण देखिए, रोहित रैन फास्ट। रोहित तेज दौड़ा। ही वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वो प्रथम इनाम जीतना चाहता था। अब बच्चों ये तो भाई साहब इतना आसान सेंटेंस दे दिया इसने हमें, एग्जाम वाले ने, इसने खुद ने हमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दिया यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब वांटेड है, टू गेट तो नॉन फाइनाइट है ही है। रोहित रैन पहली फाइनाइट वर्ब, ही वांटेड दूसरी फाइनाइट वर्ब। हम क्या करेंगे? हम इस सेंटेंस को रोहित रैन फास्ट, ही वांटेड हटा देंगे हम, क्योंकि रोहित के लिए ही आया है तो हमें जरूरत नहीं है। और वांटेड उद्देश्य शो कर रहा है, उद्देश्य शो कर रहा है तो हमने सीधा ही क्या कर दिया? टू गेट लगा दिया। तो क्या किया? रोहित रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। रोहित फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए तेज दौड़ा। ऊपर भी यही कहना चाह रहा है, ऊपर भी यही कहना चाह रहा है कि रोहित जो है वो क्या चाहता था? फर्स्ट प्राइज, इसलिए तेज दौड़ा। यहां भी यही कह रहे हैं कि रोहित फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने के लिए तेज दौड़ा। अब आप देखिए, ये रैन तो सेकंड फॉर्म है तो फाइनाइट वर्ब होगी पक्का, लेकिन आगे देखिए वर्ब जो आ रही है क्या क्या आ रही है? टू गेट आ रही है। गेट के पहले टू लगा हुआ है, और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमारे एक ही फाइनाइट वर्ब है। आगे चलिए बच्चों, राज वेंट टू दिल्ली, ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर। यहां पर बता रहा है कि वो गया, क्यों गया? अपनी बहन को मिलने के लिए, देखने के लिए नहीं, मिलने के लिए। हम क्या करेंगे? राज वेंट टू दिल्ली और टू सी दे रखा है, टू सी हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखने के लिए, मतलब मिलने के लिए। तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब वाला वाक्य बन गया। ये तो होगी नॉन फाइनाइट। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हमेशा नॉन फाइनाइट होगी। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होगी बच्चों? नॉन फाइनाइट होगी। पार्टिसिपल हमेशा क्या होंगे? नॉन फाइनाइट होंगे। पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ही वांटेड टू एडुकेट हिज सन। अब देखो वांटेड टू पहले आ गया यहाँ पे, तो ही सेंट हिम टू अमेरिका। अब कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ टू दे रखा है, यहाँ पे टू वर्ब नहीं है, ये अमेरिका जो है वो क्या है? जगह का नाम है, नाउन है। इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य ऊपर आ रहा है। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एडुकेट। उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज दिया। तो यहाँ पर देखिए ये एक फाइनाइट वर्ब और यहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब, दो सेंटेंस थे। हमने क्या कर दिया? एक फाइनाइट वर्ब, दूसरी फाइनाइट वर्ब ढूंढ लो, मेरा चश्मा ले लो, नहीं मिलेगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू एडुकेट जो है वह बन चुका है इन्फिनेटिव। क्या बन चुका है बच्चों? इन्फिनेटिव बन चुका है। तो ये बात है किसकी बच्चों, कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। मेरी कुछ ड्यूटी हैं जो मुझे पूरी करनी है, मेरी कुछ ड्यूटीज हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो अपन इसको कैसे बोल सकते हैं? मेरी कुछ ड्यूटीज हैं परफॉर्म करने को, मेरी कुछ ड्यूटी हैं पूरी करने को। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। ये आई मस्ट को हमने हटा दिया और देम को भी हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ड्यूटीज पहले से ही दे रखा है हमें, ड्यूटीज के लिए देम आ रहा है। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, मेरी कुछ ड्यूटी है जो मुझे पूरी करनी है। आई वेंट टू द स्टेशन, ये याद रखना टू प्लस वर्ब नहीं है, ये स्टेशन जो जगह का नाम है, नाउन है ये। अब आपको याद आ रहा होगा सर ने जो वीडियो बनाए थे पहले, उनमें जो सर क्यों इतना बोल रहे थे कि याद रखना, ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं बच्चों। और याद रखना, ये जुड़ी हुई बातें आपको याद होनी चाहिए, बहुत काम आएंगी। तो आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू सी ऑफ। यहाँ पे तो आपको बता ही दिया, इसने खुद ही बता दिया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो बात आसान होगी बहुत। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए। तो इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, टू सी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, मतलब पूरे वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है। हैंस प्रूव्ड कि ये वाक्य क्या है? सिंपल वाक्य है। कौन सा वाक्य है बच्चों? सिंपल वाक्य है। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। पहला देखा हमने कि पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए, दूसरा देखा हमने क्या? इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए। किसका प्रयोग करते हुए? इन्फिनेटिव का। अब तीसरी बात आती है जेरेंड या नाउन से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके। अब नाउन तो आपको पता है बच्चों, प्रश्न आएगा जेरेंड क्या होता है? जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाए? आईएनजी, और वो काम करे किसका? नाउन का। नाउन क्या होती है आपको पता ही है, संज्ञा का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाए बच्चों? आईएनजी, और वो काम करे किसका? संज्ञा का। और जब उसकी हिंदी बनाई जाए, हालांकि ग्रामर के नियमों के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन भाई साहब देसी तरीका तो है ना हमारा, और देसी तरीका है तो भैया बताऊंगा मैं आपको कि सामान्यतः जब ऐसे शब्द जिन जो आईएनजी से एंड हो रहे हैं और उनसे आवाज निकले किसकी? ना, ना, ना की। किसकी? ना की। ना कौन सा? वो नो वाला नहीं, ना नहीं। ना का मतलब है कि उस वर्ड का अर्थ करते वक्त लास्ट में ना की आवाज आए। उदाहरण देखिए, स्विम के आगे लगाया मैंने आईएनजी, क्या बन गया? स्विमिंग। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विम वर्ब होती है वैसे तो बच्चों, मैंने आईएनजी लगा दिया। अब इसकी हिंदी करना जरा। तैरना एक अच्छी कसरत है। तैरना, स्विमिंग से क्या हिंदी आ रही है? तैरना। तो ना की आवाज आती है। तो यहां पर वैसे भी ये वर्ब लगी है, वर्ब के पहले जो है ये नाउन की तरह ही काम कर रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। क्या ये? सब्जेक्ट है। तो याद रखना बच्चों, जेरेंड्स की डेफिनेशन की बात करें तो जेरेंड्स आर वर्बल नाउन्स। जेरेंड्स वर्ब से बनने वाले नाउन होते हैं। किससे बनने वाले? ओ वर्ब से बनने वाले। और इनके पार्टिसिपल की तरह 3 तरीके नहीं है, इनका एक ही तरीका है। वो तरीका कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो जेरेंड बन जाता है। ओके बच्चों, चलिए नाउन का बिहेव करते हैं ये। तो जेरेंड और नाउन के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं बच्चों? 2 सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। दोनों के दोनों आएंगे बच्चों, जेरेंड भी आएगा और नाउन भी आएगा। एग्जाम्पल देखिए, रीना बॉट अ पेन, शी या पेंसिल, शी गेव 10 रुपीज फॉर इट। रीना ने क्या खरीदी? पेंसिल खरीदी। कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो हमने क्या किया? रीना बॉट अ पेंसिल, हमने यहां पर 10 के पहले क्या लगा दिया? 4 प्रेपोजिशन लगा दी, फॉर 10 रुपीज।
अब देखो, दो वाक्य जो बात बोल रहे थे वो बात इस अकेले वाक्य ने बोल दी। रीना ने पेंसिल खरीदी, रीना ने 10 रुपये दिए इसके। हमने बोला कि रीना ने 10 रुपये के बदले में पेंसिल खरीद ली, एक ही बात है। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको पेन दिया। आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर। अगर हमें इसको सिंपल बनाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो काम हुए हैं, एक काम ये हुआ और उसके साथ साथ ये भी हुआ है। जब भी आपको ऑल्सो वाला वाक्य मिल जाए और आपको सिंपल बनाना हो तो आप याद रखिएगा, हम उसमें किसका प्रयोग कर लेंगे, बिसाइड्स का। बिसाइड्स जो है वो प्रेपोजिशन की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह। और प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब कोई लगानी है आपको तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी बच्चों, हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। और वो आईएनजी फॉर्म हमेशा ही किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, जेरेंड की तरह। क्योंकि प्रेपोजिशन जो होती है ना बच्चों, ग्रामर का एक और रूल आ गया सामने, हालांकि आपके सिलेबस में प्रेपोजिशन भी हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो। तो प्रेपोजिशन जो होती है ना बच्चों, याद रखना, उनके बाद या तो नाउन आते हैं या नाउन जैसे वर्ड आते हैं। सिंपल, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आती है या नाउन जैसे वर्ड आते हैं। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, लग रहा है, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे तब मुश्किल नहीं लगने दिया जाएगा आपको। तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगी या नाउन जैसे शब्द कौन से होते हैं, या तो प्रोनाउन होता है या फिर जेरेंड होता है ना। तो बिसाइड्स, अब देखो बच्चों, मैंने ये जो गिव वर्ब है, गिव दे रखा है यहाँ पे, इसका जेरेंड बना दिया। इसका हमने क्या बना दिया, जेरेंड बना दिया, आईएनजी फॉर्म बना दी कि बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन, एक पेन देने के साथ साथ, आई आल्सो सप्लाइड हिम विद अ पेपर, सॉरी अब पेपर नहीं, पेपर। तो उसको पेंसिल देने के साथ साथ मैंने एक पेन भी दिया। मतलब ये बोल सकते हैं कि मैंने उसको पेंसिल दी और मैंने उसको पेन भी दिया। लेकिन फ़र्क क्या हो गया कि यहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब थी, यहाँ पे कितनी थी, दो फाइनाइट वर्ब थी, और यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब रही नहीं, क्योंकि जेरेंड जो होते हैं वो वर्ब नहीं होते हैं, वर्ब से बनते जरूर है लेकिन नाउन होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर केवल एकमात्र फाइनाइट वर्ब है, केवल एकमात्र फाइनाइट वर्ब है। तो ये देखिए बच्चों, जेरेंड या नाउन के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, हम दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीए। देखो जो दो बातें बोल रहे हैं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, दूसरी बात मैं पास नहीं हो सका, तो विरोधाभास है ना। कहना चाह रहा है वो कि मैंने प्रयास तो किया परंतु मैं पास नहीं हुआ। ऐसा कोई भी वाक्य है जिसमें ऐसा विरोधाभास दिखे, आप क्या करोगे, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी। मतलब क्या होगा इसका, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी आई कुड नॉट पास बी, मेरी बीए पास नहीं हुई। 12वीं तो पास होगी लेकिन बीए पास नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर तो दो फाइनाइट वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं है, केवल यही है। तो इसका मतलब हम नाउन्स के पहले प्रेपोजिशन लगाकर भी, क्या लगाकर, प्रेपोजिशन लगाकर भी, जेरेंड के पहले या नाउन के पहले हम क्या कर सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड। अब बच्चों देखो, ग्रामर जो है वो सिर्फ रूल्स पर बेस्ड नहीं है कि आप रूल रट लो और सब काम हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत सेंस तो समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है वो, तुमने मेरी हेल्प की, तुमने मेरी हेल्प की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता। क्या कहना चाह रहा है वो, मैं फेल हो जाता, तुमने मेरी हेल्प की है। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई तूने मेरी हेल्प कर दी, नहीं तो मैं फेल हो जाता, नहीं तो मैं फेल हो जाता। तो ये कहना चाह रहा है ना कि मैं तुम्हारी हेल्प के बिना फेल हो जाता। तो ऐसा कोई भी वाक्य दो आपको दे रखे हो जिसमें किसी एक काम के बिना दूसरा काम हो जाता, तो बिना वाले सेंस में क्या आता है बच्चों, विदाउट आता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। हमने क्या किया, इस हेल्प वर्ब को जेरेंड में ना बदलते हुए सिर्फ सिंपल नाउन बना दिया। बिना तुम्हारी सहायता के मैं क्या हो जाता, फेल हो जाता। मिशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मिशन ज्ञान पूरा हो गया हमारा। ये वुड जो है ये फाइनाइट वर्ब है, आगे कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है हमारे पास, आगे वर्ब ही नहीं है। जबकि इस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब और
दो फाइनाइट वर्ब दे रखी हैं हमें, और सिंपल वाक्यों को दो को अगर आप एक सिंपल बनाना चाहते हो तो फंडा सिर्फ एक ही है बच्चों, आप उन दो सिंपल सेंटेंसेस में से एक सिंपल सेंटेंस जो है उसकी फाइनाइट वर्ब को किसी भी तरीके से, आपकी मर्जी है, उसको फाइनाइट मत रहने दो। चाहो तो उसको आप नॉन फाइनाइट बना दो, कैसे? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। चाहो तो उसको नॉन फाइनाइट बना दो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके, जिसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। चाहो तो एक वर्ब को किसी ना किसी तरीके से नाउन में बदल दो। बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनका नाउन वाला स्वरूप भी वैसा ही होता है दिखने में। हेल्प नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है। आप चाहो तो किसी वर्ब को जेरेंड में बदल दो, आईएनजी फॉर्म, जो भी आपके सूट कर रहा हो ना मीनिंग के हिसाब से, वो आप कर दो। पर्पस एक ही है, मिशन एक ही है कि हमें दो सिंपल वाक्यों को अगर एक सिंपल बनाना है तो हम उन दोनों में से किसी एक की फाइनाइट वर्ब को तो हमें फाइनाइट नहीं रहने देना है। तो बच्चों, ये तो बात थी आपके आज के टॉपिक की, जिसमें हमने देखा कि सिंपल दो वाक्यों को हम जोड़कर एक सिंपल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, कल हम बात करेंगे इसके आगे, यानी कि दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।